मेरे नज़र में जनमत पार्टी के पास पकड़ने के लिए अभी 3 संभव मुद्दा है। पहला मुद्दा तो हुआ मधेश आंदोलन का मुद्दा, जिसको कि आज संविधान संशोधन कहा जाता है। तो संविधान के किन किन धाराओं को उपधाराओं को बदलना चाहिए, उस पर जसपा वालों ने तो कहा ही है, मोटा मोटी ठीक ही कहा है। तो अभी जसपा और दोसपा 2 हो गए हैं। तो मेरी आशा है कि इस संसद के बाकी कार्यकाल में सब मिलके, जसपा लोसपा तो हैं ही, और कांग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल की नई पार्टी, यहाँ तक कि केपी ओली भी, सब मिलके ये संविधान संशोधन कर लेते तो अच्छा रहता। अड़का हुआ है देश का जो वास्तविक मुद्दा है, आर्थिक विकास का मुद्दा, तो वो अड़का हुआ है। लेकिन एक मुद्दा वो है जो कि जनमत पार्टी पकड़ सकती है। और अगर इस संसद के दौरान संविधान संशोधन अगर नहीं हुआ तो पकड़ना ही है। मधेश का तो प्रथम मुद्दा तो वही है। दूसरा मुद्दा है जो कि, और इस पर मैंने बार बार एम्फसाइज किया, मधेश आंदोलन का मुद्दा हुआ, दूसरा मुद्दा हुआ भ्रष्टाचार का मुद्दा, और तीसरा आर्थिक क्रांति का मुद्दा। तो कहने के लिए तो कहते हैं आर्थिक क्रांति, यानी कि तीव्र गति का आर्थिक विकास, लेकिन वो राजनीतिक क्रांति का, जैसे कि जब सन 2006 में अप्रैल क्रांति हुआ तो 19 दिन सड़क पर लोग आए, 19 दिन, तो उन 19 दिनों को क्रांति कहा जाता है। मधेश क्रांति भी 3-4 बार जब हुई तो जितने दिन के लिए लोग सड़क पर आए, बंद किए, उसको क्रांति कहते हैं। चौथी बार तो 6 महीना के लिए चला गया, 5-6 महीना के लिए। लेकिन आर्थिक क्रांति तो वो 19 दिन या 6 महीना नहीं, वो तो सालों साल चलता है, 10 साल 20 साल तक लगातार चलता ही रहता है। तो मुख्य बात तो आर्थिक क्रांति ही है, लेकिन आर्थिक क्रांति को ठोस एक मतलब राजनीतिक मुद्दा बनाना उसको थोड़ा कठिन हो जाता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा आसान है, उसके आधार पर जनता को आंदोलित करना आसान है, और बना बनाया ब्लूप्रिंट है। दिल्ली में जो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने किया, वो ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि हम एक लोकपाल स्थापना करना चाहते हैं, सिर्फ वही एक बात कहा। तो उसी तरह भ्रष्टाचार के मुद्दा पर आंदोलन किया जा सकता है। और चूंकि जनमत पार्टी नई पार्टी है, कभी सत्ता में गई नहीं है, सत्ता में जाने पर ना आरोप लगता है कि आपने भ्रष्टाचार किया। आप सत्ता में गए, आप पद पर गए, आपने भ्रष्टाचार किया। लेकिन जो पार्टी अभी तक सत्ता में गई ही नहीं है, एक भी बार नहीं गई है, तो वो स्वाभाविक है, वो क्लीन पार्टी है, साफ पार्टी। कभी भ्रष्टाचार करने का मौका ही नहीं मिला है, कभी भ्रष्टाचार किया ही नहीं है। तो बाकी सभी पार्टियों और जनमत पार्टी के और भी फायदे हैं, जैसे कि अब बड़े बड़े पार्टी जो ही हैं, कांग्रेस कम्युनिस्ट जो हैं, या जसपा वाले ही हैं, लोसपा, तो उनके जो सीनियर नेता हैं, 75-80 साल के लोग जो हैं, अभी तक पार्टी चला रहे हैं, तो जो नए पीढ़ी के लोग हैं, 65, 60, 55, 50 के तो कोई दिखते ही नहीं है। जो नए पीढ़ी के लोग हैं, कोई भी आगे आने को तैयार नहीं कि हम उनसे नेतृत्व लेकर अब हम नई पीढ़ी नेतृत्व करेंगे। वो उनका संरचना ही वैसा है। तो जनमत पार्टी को बेफायदा नहीं है। जनमत पार्टी ने किसी भी पार्टी के भीतर में रह के बगावत करके तब तो बाहर आए ही नहीं है। वो शुरू से ही नई पार्टी शुरू किए हैं। अब जनमत पार्टी के जो अध्यक्ष है CK राव, तो उनका उम्र 50 भी नहीं हुआ है, लेकिन जब वो मंच पर बैठते हैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ, तो लगता है बूढ़े हैं, अपने पार्टी के बूढ़े वही लिखते हैं। नहीं तो सब लगते हैं मेरे को, जो दर्शक दीर्घा में बैठे मंच के पास बैठे लोग होते हैं और मंच पर और लोग होते हैं, चेहरे से
40, 35, 30 लगते हैं अधिकांश, कोई 25 लगते हैं। तो जनता पार्टी का जो सबसे सीनियर जो पार्टी अध्यक्ष हैं, वो और पार्टी में वो जो युवा नेता कहलाते हैं, दूसरा पुस्ता तीसरा पुस्ता कहलाते हैं, वो उनसे सीनियर है उम्र में, तो फायदा हो जाता है। डेमोग्राफिक्स जो कहिए, नेपाल में 40 से कम उम्र का आदमी, 50 से कम उम्र का आदमी, बहुसंख्यक 50 से कम ज़्यादा उम्र का आदमी अनुपात में बहुत कम, तो वो फायदा है, डेमोग्राफिक फायदा है जनमत पार्टी को। तो ये 3 मुद्दा है जो कि जनमत पार्टी को पकड़ना चाहिए। और अब जैसे संगठन निर्माण अच्छी बात है, लेकिन जब आंदोलन होती है तो जो संगठन निर्माण में लगे हुए रहते हैं लोग कि आप आइए पार्टी का सदस्य बनिए, आप आइए कमेटी पर बैठिए, उन लोगों का काम आसान हो जाता है। तो ठीक है, संगठन निर्माण ही तो करना है, लेकिन उसके लिए आंदोलन अपरिहार्य है। और अगर भारत में जैसा संघीयता है वैसा संघीयता नेपाल में होता, तो अगर ऐसा रोड मैप आप बनाते कि नहीं हम पहले मधेश में सरकार बनाएंगे, स्थानीय सरकार बनाएंगे, प्रदेश सरकार बनाएंगे, केंद्र में बाद में, जैसे अरविंद केजरीवाल, तो दिल्ली एक छोटा एक राज्य भी नहीं है, राज्य का दर्जा भी नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बने हुए हैं छोटा मोटा है। तो वो केंद्र में कब जाएंगे नहीं जाएंगे वैसी बात है। नेपाल में लेकिन वो सुविधा नहीं है, नेपाल में जनमत पार्टी को वो सुविधा नहीं है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत ताकत है, थोड़ा बहुत बजट आ गया है, लेकिन प्रदेश तो दिखावा है, प्रदेश सरकार के पास कुछ भी नहीं है, न बजट है, न कोई ताकत है, न अपना प्रहरी है, न अपना लोक सेवा आयोग है, कुछ भी नहीं है। तो नेपाल में मधेसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए काठमांडू जाना ही होगा, काठमांडू में सत्ता में आना ही होगा, और दूसरा रोड मैप नहीं, क्योंकि नेपाल में अभी संहिता आया नहीं है, यथार्थ हुआ। तो थके हुए पार्टी एक अब कांग्रेस, जनकपुर का जो एक समय में जो था रेल दाउरा, वो जरना जो कहते हैं, वो जरना कोयला भी नहीं, वो जरना डाल डाल के चलाते थे, दुकुट 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 दुकुट। तो कांग्रेस पार्टी वैसा है, राणा से लड़ने के लिए स्थापना किया गया पार्टी, वो कोई ईंधन बाकी नहीं रह गया है, वैचारिक ईंधन कुछ भी नहीं है। तो वो अपना उठा पटक करते रहते, इधर उधर कोलिशन बनाते रहते पार्टी के भीतर में ही, कोई आइडिया जो है सो विचार कुछ है ही नहीं, विचार शून्य पार्टी, बैंकरप्ट हो गया है पार्टी। बैंकरप्सी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन दिवालियापन है बिल्कुल, भीतर से विचार के आधार से बिल्कुल खोखला हो गया। रह गई कम्युनिस्ट की बात, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में कम्युनिस्ट लोगों का मैंने बहुत अध्ययन किया। मैं अध्ययन के आधार पर कह रहा हूँ, मैंने कम्युनिस्ट इतिहास विभिन्न देश में, सोवियत संघ, लेनिन का जीवनी मैंने कई बार पढ़ा है, लेनिन का मोटा मोटी जो आइडियोलॉजी सब है मैंने अध्ययन किया है, अध्ययन के आधार में कह रहा हूँ। तो जो सोवियत संघ विघटन हुआ तो वो दिवालियापन दिख गया भीतर से, और तंत्र खोखला हो गया था सोवियत संघ का, इसलिए ना गिरा, बाहर से धक्का देना ही नहीं पड़ा, खुद ब खुद गिर गया। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी गरीबी समाप्ति करने का आइडियोलॉजी नहीं है, वो अभी तक जो व्यवहार में देखा गया है वो राजनीतिक तानाशाही का आइडियोलॉजी है। मैंने एक उदाहरण दिया है, नेपाल में देखिए, प्रचंड को देखिए, वो कम्युनिस्ट करते रहते हैं। तो विगत कुछ दशक के इतिहास में देखिए तो विश्व में गरीबी निवारण ने, लघु लोन, माइक्रो क्रेडिट, जो ग्रामीण बैंक वाले हैं बांग्लादेश में, उन लोगों ने काम किया है। तो गरीबी समाप्त करने में लघु लोन का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन उस विषय पर आज तक मैंने प्रचंड को एक बार भी कहीं बोलते हुए नहीं देखा। उससे पता चलता है कि गरीबी निवारण उनका लक्ष्य ही नहीं है, उनका लक्ष्य है राजनीतिक शक्ति अपने व्यक्ति में कैसे केंद्रित करें, हो गया। तो उसको कहते हैं राजनीतिक तानाशाही। मौका नहीं मिला है वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य तो वही है। तो मेरे कहने का मतलब है कांग्रेस कम्युनिस्ट ये खोखला हो गए हैं भीतर से, इनको बहुत ज़्यादा धक्का देने की ज़रूरत नहीं है।
पंचायत जो है, पंचायत के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था तो मैं वहीं था, काठमांडू में ही था। बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ क्योंकि भीतर से ही गिर गया था, सोवियत संघ की तरह। सोवियत संघ पर कोई आक्रमण किया है अमेरिका ने, वो तो खुद ब खुद ताश के घर की तरह ढह गया। तो अभी जो कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी सब है नेपाल में, वैसे ही है, भीतर से खुद समाप्त हो गए हैं। हल्का धक्का दीजिए सीधे गिर जाएगा। अभी सबके सब एमएलए देखिए, कम्युनिस्ट जो है सो गिर रहा है, वो सब कह रहे हैं कि नहीं ये ध्वस्त हो रहा है, गिर रहा है, बिल्डिंग गिर रहा है, घर गिर रहा है। तो कांग्रेस का भी वही हाल है, कांग्रेस का भी भीतर से बिल्कुल खोखला हो गया है। तो जनता पार्टी के लिए मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और महामारी में आम जनता के सामने नंगे हो गए हैं सब कि देखो गलत आदमी को वोट दो तो सांस देने में भी दिक्कत हो जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए मधेश का जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा पकड़ के आंदोलन करके देशव्यापी संगठन निर्माण करके क्यों नहीं करिएगा? पहाड़ में क्यों नहीं जाइएगा? मधेश का जो मुद्दा है उसको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वही एक तरीका है, वो भीख मांगने से होगा कि खुद सत्ता में आके खुद करिएगा। तो और मुख्य तो है आर्थिक क्रांति का, यानी कि मधेश आंदोलन का लक्ष्य भी है आर्थिक क्रांति। प्रमुख लक्ष्य ही वही है कि जो आंतरिक उपनिवेश बना के रखे हुए हैं उसी के कारण गरीबी है। तो चाहिए तो आर्थिक क्रांति, चाहिए तो समृद्धि। तो समृद्धि के लिए ही मधेशी क्रांति हुआ। और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी वही है, बगैर भ्रष्टाचार का को नियंत्रण किए हुए आर्थिक क्रांति संभव नहीं। तो घुमा फिरा के और आर्थिक क्रांति का मुद्दा पकड़ते हैं तो 77 डिस्ट्रिक्ट्स में बात चली जाती है। तो टाइम टेबल की बात है, एक समय आएगा जबकि होपफुली पार्टी निर्णय करेगी। तो इन 3 मुद्दों को कस के पकड़ना जरूरी है। और नेपाल में देखिए नीति कार्यक्रम पर अब हाल ही में आंकड़ा है, वह 1 साल में नेपाल के संसद ने एक भी बिल पास, एक भी कानून नहीं बनाया। तलब ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन एक भी संसद का काम क्या होता है? बिल पास करो, कानून बनाओ। एक भी पास नहीं किया, काम नहीं कर रहे हैं अपना। तो आर्थिक क्रांति के मुद्दे पर देश के भीतर नेपाली, प्रवासी नेपाली सब में से जो है सो एक थिंक टैंक टाइप का निर्माण करना जरूरी होगा कि आप सत्ता ने आने पर क्या करिएगा, कैसा बिल लाइएगा, क्या पेश करिएगा, कैसा कानून। तो कानून का निर्माण जो है वो रफ ड्राफ्ट तो अभी से आ सकता है ना, अभी से आ सकता है। कहीं पर रख दीजिएगा ब्लॉग पर, वेबसाइट पर, तो लोग अपना कमेंट करने लगेंगे, उस पर फीडबैक आने लगेगा। थोड़े है कि जब संसद में एक बार बिल पेश करिए तब जाके उस पर डिबेट शुरू हुआ, वो जरूरी नहीं है। डिबेट अभी से शुरू हो सकता है। तो जनमत पार्टी का पोजीशनिंग अच्छा है। अभी आप भाग्यशाली कहिए, भाग्य लोग निर्माण करना होता है तो अपना जो अभी तक आप मेहनत की है संगठन निर्माण कहिए, तो अच्छा मौका है कि देश व्यापी आंदोलन करके 77 जिला में संगठन बना के और स्वतः स्फूर्त आंदोलन करने पर संगठन आप से आप बनता है। और आंदोलन न करने से जो संगठन करने वाले जो लोग होते हैं, ग्रास रूट्स पर जो खट रहे होते हैं, उनका काम बहुत दिक्कत हो जाता है कि आपका पार्टी कहीं न्यूज में नहीं आ रहा है, आपके पार्टी अध्यक्ष कहीं नहीं आ रहा है, न टीवी पर आ रहा है, न कहीं नहीं आ रहा है। तो जो लोकल लेवल पर जो कार्यकर्ता होते हैं, जो संगठन निर्माण करने में जाते हैं, तो उनका काम बहुत दिक्कत हो जाता है, अनावश्यक दिक्कत। इसीलिए पार्टी जब आंदोलित रहती है, न्यूज़ में बराबर आती रहती है, पार्टी के अध्यक्ष बराबर मीडिया में आते रहते हैं, बराबर न्यूज़ में आते रहते हैं, बराबर टीवी पर आते रहते हैं, तो संगठन का काम अच्छा आसान हो जाता है। और पैसा, चुनाव लड़ने के पैसा चाहिए, ठीक बात है, लेकिन जनता पार्टी को सिर्फ 50 दाता चाहिए, 50। अगर भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको सिर्फ 600 डोनर से काम चल गया, तो जनमत पार्टी को कितना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 50 डोनर्स मिल जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक सीट पर, प्रत्येक पद के लिए उम्मीदवारी देके चुनाव जीतने के स्थिति में चली जाएगी। तो वो 50 लोग कौन हैं?
उनका शॉर्ट लिस्ट बनाना, उसके बाद लोग अलग अलग स्टेप पर आते हैं। कुछ लोग अभी आएंगे, कुछ लोग बाद में आएंगे। कुछ लोग, जब आप ऐसा माहौल बना दीजिए कि नहीं अब अगली पार्टी यही है, सत्ता में यही पार्टी आएगी, वैसा मूड बन जाएगा, तब कुछ लोग आएंगे। उस 50 में से 30 लोग तब आएंगे कि नहीं अब यही है, अब अगली सत्ताधारी पार्टी यही है। वैसा माहौल बना दीजिएगा, तब वो 50 में 30 लोग, दाता लोग, डोनर लोग आएंगे। तो पैसा दिक्कत काम नहीं है, वो आसान काम है। मुख्य काम है राजनीतिक काम, संगठन निर्माण करना, मुद्दा स्थापित करना, नीति कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम। और राजनीतिक कार्यक्रम है कि आप 5 साल में क्या करिएगा। आप स्थानीय चुनाव आने वाले हैं, तो प्रत्येक गांव पालिका में, प्रत्येक नगर पालिका में जो उम्मीदवार बनेंगे वार्डाध्यक्ष के लिए, चाहे मेयर के लिए, तो उनको कहना होगा कि देखिए हम लोग का गांव पालिका बजट इतना है, 5 साल पे इतना हुआ, हम एक काम करेंगे। तो कुछ है कि सब जगह होगा, जैसे गांव-गांव में मेष संचालन करना, राशन बांटना ताकि कोई भी भूखा ना रहे, वो तो प्रत्येक जगह होगा। और जैसे स्पेसिफिक बात होता है कि यहाँ हम यहाँ पुला बनाएंगे, यहाँ ऐसा करेंगे, तो सिर्फ स्थानीय स्तर के को नेता लोगों को मालूम होगा। तो राजनीतिक कार्यक्रम बनाना होगा कि आप हम 5 साल में इतना काम करेंगे। उसी तरह केंद्रीय स्तर पर शैडो कैबिनेट बनाना होगा कि जितने मंत्रालय हैं उन सब के शैडो कैबिनेट हमारा है और सब लोग काम कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ऐसा काम करेंगे, 5 साल में हम ये करेंगे। तो स्पष्ट, क्योंकि नेपाल का बजट क्या है, क्या नहीं है, लोग क्या काम किए हैं, क्या नहीं है, जहाँ जहाँ दुनिया में काम किए हैं वो कैसे किए हैं, क्या काम किए हैं, वो सब तो होमवर्क करना होता है ना, तो अभी से करना होगा। तो यही 3 मुद्दा है। लाइक अगर इन 3 मुद्दाओं को ठीक से पकड़ा जाए, कस के पकड़ा जाए, तो मेरा प्रोजेक्शन है जनमत पार्टी 150 सीट जीत के सत्ता में आएगी, 150। और उसके बाद चुनौती रह जाएगा कि आप लगातार 20 साल तक नेपाल को 20% का आर्थिक वृद्धि दर दे सकते हैं कि नहीं। अगर दे सकते हैं तो दुनिया के लिए मिसाल हो गया। जितने गरीब देश हैं सबके लिए उदाहरण बन जाएगा कि देखो नेपाल में जो हो रहा है वो हमें भी चाहिए, हमें भी करना है, करो, वैसा उदाहरण बन जाएगा।